नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के साइंस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2024 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है, ठीक है। पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के। तो देखिए पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो आप बोर्ड एग्जाम में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा या तो आपसे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। फार्मूला याद रखेंगे, यह बराबर r/2, ठीक। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, पहले तो आप याद रखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और नियम पूछे जाएगा तो प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। तो दोनों पढ़ना आपको, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और नियम कितने होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन एवं नियम। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम को भी लिखना है। इनके दो नियम होते हैं, याद रखना। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के 2 नियम। नेक्स्ट है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, यह लेंस में भी पूछा जा सकता है और दर्पण में भी, ठीक है। तो याद रखिएगा रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को। नेक्स्ट है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से जो 6 स्थितियां है मैंने आपको पढ़ाया है, जाके देखिएगा, ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ना है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपसे पूछा जाएगा, तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपको आना चाहिए, मानव नेत्र का फिगर बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनको तो आप पढ़ के जाइएगा। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जो दोष दिया रहता है वह दिखाई देता है, जो नहीं दिया है वो नहीं दिखाई देता है। जैसे निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट दृष्टि दिखाना, तो नजदीक की वस्तु, निकट मतलब नजदीक की, दृष्टि मतलब दिखाई देता है, तो दोष किस कारण हुआ, दूर न दिखाई देने का। तो यही कह रहा हूं मैं, निकट मतलब नजदीक की, दृष्टि मतलब दिखाई देता है, तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। इसी तरह एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, जिसमें आदमी को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और नहीं दूर की, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, और इसके निकट दृष्टि दोष लिखिएगा तो इसके निवारण को भी पढ़ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष एवं निवारण, ठीक है, निवारण, ठीक है, इसका भी निवारण पढ़ लीजिएगा, एवं निवारण। तो निवारण के लिए आपको याद रखना है NADU। N का मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। D का मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह ट्रिक है, याद रखना। नेक्स्ट नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाना और बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। दूर की वस्तु को देखना है तो हमें आंखों को बड़ा करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे फैलाना पड़ता है, और पास की वस्तु को देखना है तो आंखों को सिकोड़ना पड़ता है। तो वही नेत्र लेंस को ये घटाना और बढ़ाना, ये जो आवश्यकता है फोकस दूरी की, उसे हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। नेक्स्ट देखेंगे वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, जिसमें आपको कलर याद रखना है, विबग्योर, ठीक है। जो क्रम होता है ना प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है ना, इस तरह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, विबग्योर, ठीक है, इस बात को याद रखना है, विबग्योर, इसी को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा की आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, I = Q/T। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध एवं निर्भरता। विद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, अब विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। जो धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करे उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपको लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो = RA/L। ओम का नियम आपको याद रखना है। ओम का नियम क्या है, तो V = IR पढ़ाई है आपने, ठीक है, लेकिन V = IR नहीं बोर्ड एग्जाम में लिखना, पहले इसका डेफिनेशन लिखना है। किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट विभव एवं
विभवांतर में अंतर लिखना है। तो विभव, इसमें आवेश को अनंत से लाना पड़ता है, इसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट, एक वाट की परिभाषा, यह बहुत ही फेमस परिभाषा है, E बराबर W/T, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। W का मान 1 जूल, समय का मान 1 सेकेंड लिखना है, ठीक है। 1 सेकेंड में यदि 1 जूल कार्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। 1 किलो वाट में कितना जूल होता है, इसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यह श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यह समांतर क्रम संयोजन हो गया। इसको सिद्ध करना आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा आपको लिखनी रहेगी कि यह किस सिरे से किस सिरे की तरफ जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, किस ध्रुव की तरफ जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। नेक्स्ट है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। B बराबर I डेल्टा L साइन थीटा बटे R², ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम यह है आपका, इसको याद करके जाना। नेक्स्ट डेल्टा B बराबर, नेक्स्ट है फ्लेमिंग के नियम को लिखना आपको। तो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम को लिखना है, ठीक है। फ्लेमिंग के जो आपका दाहिने हाथ का नियम है और फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है दिश धारा, मतलब जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट या हिंदी में कहते हैं हम दिश धारा, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट अर्थात DC किसे कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं AC करंट और DC करंट में अंतर पढ़ लीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत आप याद रखना, मोटर निकाल दिया गया आपके सिलेबस से, उसको आप मत पढ़िएगा। ओजोन परत और ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि जो ओजोन परत है वो क्यों छेड़ हो रही है, ओजोन परत का कार्य क्या है, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा, ठीक है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है, इसके बारे में आप भी पढ़ लीजिएगा। ये टोटल 28 प्रश्न है जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इतना आपको क्वेश्चन तैयार है तो फिजिक्स आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है। यदि नहीं तैयार है तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। यदि इन क्वेश्चनों को आप छोड़ते हैं तो एग्जाम में आपका स्कोर नहीं जाएगा आगे, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आपको 70 में 70 मार्क्स चाहिए, तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा, ठीक है। और भी आगे मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके फिजिक्स के 28 प्रश्न है। इसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री के भी प्रश्नों को बताता हूँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। चलिए अब केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 28 तक बता दिया आपको फिजिक्स का, अब 29 का देखिए केमिस्ट्री का। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखना रहेगा। संयोजन और वियोजन की अभिक्रिया, इन सबका जितनी भी अभिक्रिया मैं बता रहा हूँ इस सबका उदाहरण आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका भी उदाहरण लिखना रहेगा आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, और उसका आपको उदाहरण लिखना रहेगा। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से क्या होता है, जुड़ता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, या आप ऐसे कर सकते हो ऑक्सीकरण में कि यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जिस अभिक्रिया में उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संक्षारण एवं विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। संक्षारण में जैसे आप लोहे पर जंग का लगना लिख सकते हैं, और विकृत गंधिता जो होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह खराब हो जाते हैं, वह क्यों हो जाते हैं उनके बारे में आपको समझाना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण को समृद्ध करना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी में लिखा रहेगा, उसको उसका सूत्र लिखकर उसे समृद्ध करना रहेगा, या तो सूत्र दिया रहेगा उसको आप अभिक्रिया को पूरा करना रहेगा, ठीक है, अभिक्रिया को बनाकर उसको समृद्ध करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको N2 + 3H2
रिएक्शन देके ऐसे डाटा कर देगा, कहेगा अभिक्रिया को संतुलित करिए। ठीक है, तो यहाँ पे N2 + 3H2 बराबर क्या बन सकता है 2NH3, या मान लेते ऐसे दे दिया NH3 दे दिया और कहेगा इस अभिक्रिया को बनाइए, संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन कितना 3 दूना 6, यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना होगा 3 दूना 6, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसी तरह और भी रिएक्शन बड़े बड़े आते हैं, उनको आपको संतुलित करना रहेगा, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट है दूसरा लेसन, ये तो पहला लेसन था केमिस्ट्री का। ठीक है, अभिक्रियाएं जो रासायनिक अभिक्रिया वो पहला लेसन था। दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण, यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा लेसन। तो अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार पढ़ लीजिएगा, और इसका जो साधारण परिभाषा होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जो लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, क्षार जो स्वाद में कड़वा होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये तो साधारण परिभाषा है, और लेकिन इसका परिभाषा आप आर्हेनियस के अनुसार भी याद कर लीजिएगा कि जलीय विलयन में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं, और अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है। इन सबका डेफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार भी याद कर लीजिएगा और साधारण भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, इसमें आपको लिखना क्या है कि अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2। तो इसे फार्मूले को आप पढ़ते रहिएगा और इसके बनाने की विधि और इसका उपयोग आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए और एक बनाने की विधि और इसका उपयोग, सेम इसमें भी करना आपको। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसका फार्मूला याद कर लेंगे सबसे पहले। ठीक, बनाने की विधि और इसका उपयोग। धावन सोडा का भी उपयोग कर लीजिएगा और बनाने की विधि और धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट इनका, यदि आप फार्मूला पढ़ लेते हैं, सूत्र याद कर लेते हैं, तो आपका कहीं भी नंबर कटने वाला नहीं है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच मान। ठीक है, या पीएच पैमाना भी करके पूछा जाएगा आपसे। तो पीएच मान क्या होता है, सबको पता है, पीएच मान बराबर -log एक्टिव मास H+10। ठीक है, यह पीएच मान निकालने का क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, मैं इसमें वीडियो बना दूंगा सब पे, कोई दिक्कत नहीं आपको, ये सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको। ठीक है, बस देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेसन तीसरे लेसन से केमिस्ट्री का देखना, धातु और जो अधातु लेसन है तीसरा। ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी देख लीजिए। तो धातु एवं अधातु की पहले आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, फिर इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि धातु अधातु की परिभाषा नहीं याद करनी आपको, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी पढ़ना आपको, तभी जाके नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है खनिज तथा अयस्क में अंतर, याद कर इसमें लिखना रहेगा। खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछ देगा या खनिज तथा अयस्क की आपको परिभाषा लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आघात वर्धनीयता और तन्यता है। ठीक है, आघात धातुओं में जो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और तन्यता का गुण पाया जाता है, इस तरह से कह के भी पूछा जा सकता है कि आघात वर्धनीयता और तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है आघात करना, अर्थात पीटने पर वो क्या होता है, वर्धनीयता का मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो आघात करने पे बढ़ता है, तन्यता का मतलब वो खींचता है। ठीक है, नेक्स्ट भर्जन एवं निस्तापन में आपको अंतर लिखना कि वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब उच्च ताप एवं निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से देखकर। ठीक है, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा आपको लिखना है और इसका उपयोग जरूर पूछता है आपसे, उपयोग भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग, दो उपयोग लिखिए इस तरह। मिश्र धातु, ठीक है, जैसे पीतल हो गया। ठीक है, तो मिश्र धातु जो होता है जो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। नेक्स्ट है अब इसका चौथा लेसन है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उस वाले टॉपिक से देखिए, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना। कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना होती है, इसका वर्णन करना रहेगा, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। IUPAC नामकरण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 4 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं। IUPAC नामकरण इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नामकरण मैंने प्लेलिस्ट में दिया है, वहां से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक एक करके मैंने पढ़ाया उसको, पहले एल्केन फिर एल्कीन। ठीक है, और इसके विधियों को भी बताया है बहुत अच्छे तरीके से। इस IUPAC नामकरण को आप वहां से तैयार कर लीजिए, प्लेलिस्ट में लिखा होगा IUPAC नामकरण, या सर्च मारेंगे IUPAC नामकरण स्टडी विद गाजीपुर तब भी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी।
ठीक है। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है, जैसे एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो उसी श्रेणी का कितने सदस्य प्राप्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। इनका आप सामान्य सूत्र याद कर लीजिएगा। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड का प्रतीक क्या होता है, इन भी क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा, बहुविकल्पी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कीटोन का प्रतीक क्या होता है, RC+OR। आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड का प्रतीक क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन का प्रतीक क्या होता है बता दिया मैंने आपको। फिर आपसे पूछा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताइए, तो सिंगल बॉन्ड COOH। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन बनता रहता है कि इसमें कौन सा समूह उपस्थित है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, इन सूत्रों को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिखना रहेगा आपको। नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण, 2023 में पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन देख लीजिएगा पेपर में। हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, साबुन कैसे प्राप्त किया जाता है, साबुन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक कठोर साबुन होता है, एक मृदु साबुन होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मिसेल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो मिसेल, जो कपड़े पे दाग लग जाता है, कपड़े के दाग को हटाया जाता है, वो किस प्रकार हटाया जाता है, इस प्रक्रिया को आपको लिखना समझाना रहेगा, मिसेल अभिक्रिया को। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का निर्माण, ठीक है, C2H5OH। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रयोगशाला विधि भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया को आपको लिखना रहेगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को मैं सबको करा दूंगा, आप चिंता मत करें, आपके एग्जाम तक सारे क्वेश्चनों को मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप अपने से तैयार करिए, ठीक है। आपके पास यदि आपका क्वेश्चन बैंक होगा तो इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या कर लीजिएगा, हाईलाइट करके इसको पढ़िएगा। और IPSC नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर जाके वहां से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चनों को बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए बायोलॉजी के 62 नंबर से क्वेश्चन को देखिए, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ऐसे को आहार नाल भी करके पूछा जा सकता है आपसे, तो पाचन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इनके भी बारे में आप पढ़ लीजिएगा, श्वसन तंत्र क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। नेक्स्ट है हृदय की संरचना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हृदय की संरचना आपको बनाने के लिए पूछा जाता है, हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखना रहेगा और इसकी रासायनिक अभिक्रिया को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखना है, कुछ अंतर मैंने लिखा है क्रमशः करके, ठीक है। जितना भी अंतर है मैंने यहाँ पे लिख दिया बायोलॉजी के। तो श्वसन तथा आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर, या इसी को वायवी तथा अवायवी श्वसन करके भी पूछा जा सकता है आपसे। आक्सीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, अनाक्सीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। नेक्स्ट रुधिर तथा लसिका में अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखना आपको। तो जाइलम मतलब क्या होता है कि जो जड़ों के द्वारा भोजन अर्थात जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम। और फ्लोएम जो सूर्य के प्रकाश द्वारा पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं और पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का। नेक्स्ट श्वसन तथा दहन में अंतर, इसमें एक हेडिंग और है श्वासोश्वास, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पोषण क्या है, इनके प्रकार लिखना है। पोषण में जैसे स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, मृतोपजीवी, ठीक है। स्वपोषी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी जो स्वपोषी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी। स्वपोषी का उदाहरण पूछे तो हरे पेड़ पौधे, परपोषी का आप स्वयं है, ठीक है, मनुष्य जैसे जानवर हो जाएंगे। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का जिसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम, तो तंत्रिका तंत्र का आपको न्यूरॉन्स का फिगर याद रखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको लिखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मानव मस्तिष्क, ये जो मानव का मस्तिष्क है इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है, तो इसका भी चित्र आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अपनी किताब से। नेक्स्ट परागण, परागण की परिभाषा क्या होती है, जिसको कहते हैं हम पॉलिनेशन। परागण क्या होता है कि परागकोश से परागकण निकलकर उसके वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। या ऐसे कह सकते हैं आप
कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्रिया परागण कहलाती है। यदि उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। और यह मानव के द्वारा यदि हो तो उसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। याद रखना, परपरागण में जो इसकी विधि भी पूछा जा सकता है। परपरागण के प्रकारों को भी देखिए तो परपरागण में जैसे स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण, ठीक, और तीसरा होता है कृत्रिम परागण, ठीक है। तो स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाएगा और इसमें एक से दूसरे पर जाएगा और यह मानव के द्वारा होगा। और परपरागण में कीट परागण, पक्षी परागण और जल परागण, इन सबको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया क्या होती है? ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया से दौरान युग्मनज का निर्माण होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निषेचन, इसको पढ़िएगा। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन अर्थात परिवार को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन। इसकी दो विधियां, एक अस्थायी विधि और एक अस्थायी विधि, ठीक है। जैसे अस्थायी विधि में आपको पढ़ाया गया होगा वैसेक्टोमी और टीबेक्टोमी, ठीक है, नलीबंदी और नसबंदी के बारे में, तो उसको भी आपको लिखना रहेगा, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट याद रखना, अलैंगिक जनन की यह विधि है, इसको याद रखेंगे। अलैंगिक जनन में द्विखंडन और मुकुलन, ठीक है, मुकुलन का उदाहरण याद रखिएगा हाइड्रा, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों को भी आप पढ़ लीजिएगा। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको लिखना है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वह हूबहू अपने जनक के समान होगा, जिसे क्लोन कहते हैं, और लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होता है अपने माता पिता से टोटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लैंगिक जनन और इसके प्रकारों के बारे में। अलैंगिक जनन, गर्भ निरोधक विधियां, ठीक है, जो गर्भ धारण होता है, जैसे संतान की उत्पत्ति होती है, उसको रोकने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है, गर्भ निरोधक विधि में आपको। नेक्स्ट है पुष्प की संरचना, पुष्प का नामांकित चित्र बनाना रहेगा आपको। पुष्प के 4 भाग होते हैं, वायदल, दल, पुमंग और जायांग, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, पुष्प का नर युग्मक क्या होता है, पुष्प का मादा युग्मक क्या होता है, इन क्वेश्चनों को भी आप पढ़ते जरूर जाइए, ठीक है। इसका सचित्र वर्णन करने के लिए क्या जाएगा, नामांकित चित्र बनाने के लिए। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसको आप पढ़ ही के जाना है क्योंकि ये हर साल पूछता है, ठीक है। नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का ये नामांकित चित्र आपको पूछा जाता है, ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन। नेक्स्ट है कायिक जनन, ठीक है, पुष्प के जड़ तना पत्ती से यदि नए संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डीएनए की जो संरचना होती है वह द्विकुंडलित होती है, आरएनए की संरचना एक कुंडलित होती है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ विषाणुओं में होता है। नेक्स्ट आते हैं मेंडल का नियम, ठीक है। तो जो मेंडल का नियम है, याद रखना मेंडल के 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा होता है स्वतंत्र अपविवन का नियम, ठीक है। तो तीनों नियमों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, और इनको समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, एक संकर संकर प्रयोग और द्विसंकर संकर प्रयोग, इनको पढ़ लीजिएगा। इनका जीनोटाइप और फेनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, इनको भी आप जरूर पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो उद्यान मटर पे किया था, इसमें मीठी मटर भी रहेगा लेकिन आपको उद्यान मटर पे टिक करना है। नेक्स्ट लिंग निर्धारण, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ ही लेना एकदम अच्छे से 91 को। लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण में क्या होता है, जैसे 44 + XY और 44 + XX, ठीक है, यह नर हो गया और यह मादा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। इसमें होता है 22 + X और ये जाएगा 22 + Y। इस तरह इसका अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यह 22 + X हो जाएगा, यह भी 22 + X हो जाएगा, ठीक है, 22 + X। तो यह इससे निश्चित होगा, तो 22 कितना होगा 44 और ये X 1 X, तो क्या हो जाएगा XX। तो ये जो संतान उत्पन्न होगी ये क्या होगी, लड़की होगी,
ठीक है, अर्थात जो शिशु उत्पन्न होगी या मादा होगी। इसी तरह इनका भी इस तरह करा सकते हो, तो 22 प्लस एक्स, 22 बाईस 44 हो जाएगा, 44 प्लस एक्स। इसी तरह इसका भी करा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लिंग निर्धारण। इस तरह आपको बताना रहता है इसमें कायिक गुणसूत्र क्या होता है और दैहिक गुणसूत्र कौन होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से डिटेल पढ़ लीजिएगा, लिंग निर्धारण क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप देखिए। और अंतिम क्वेश्चन है 92, जीन क्या है। ठीक है, जीन के बारे में आपको पढ़ के आना है और जीन कारक क्या है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और इसको जितने भी क्वेश्चन है आप जरूर अपने क्वेश्चन बैंक में इसको ट्रिक कर लीजिएगा। तो जीन क्या है, जीन के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो गुणसूत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पूछा जाता है मेंडल ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो याद रखना सबसे पहले कारक शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, फिर इसके बाद इसका प्रयोग आगे चल के इस कारक को जीन कहा गया, फिर गुणसूत्र और डीएनए में बदल गया। समझ में आया। तो इतना क्वेश्चन जो है 92 यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 10 के। यदि आप इतने क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं तो आपका पूरा 70 में 70 नंबर आएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो साइंस में, अब साइंस में 70 में 70 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 70 में 70 नंबर, 70 में 70। ठीक है, यह टोटल 2024 को टारगेट करके क्वेश्चनों को बनाया गया है। यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी मैंने आपको बताया, ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।